गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल ये पढ़ा था वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है या कैसे होती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था, एक बार अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक महसूस क्यों होती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी बर्तन में अगर कोई द्रव रखा हुआ है तो उसके पृष्ठ पर जो ऊर्जा है वो अधिक होती है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, गति कर लेते हैं और वह अपने आसपास की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करते हैं। आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करके और उनके पास में इतनी ऊर्जा जाती है कि वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। और आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने पर आसपास की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे वो शीतल हो जाते हैं, शीतलता आ जाती है उनके अंदर। और एसीटोन का भी बताया था कि एसीटोन जब हथेली पर गिर जाता है या नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो हथेली पर गिर जाता है तो हथेली की जो आसपास की ऊर्जा है वो वह उसको प्राप्त करके, क्योंकि जब तक किसी भी द्रव पदार्थ को जब तक ऊर्जा नहीं मिलती तब तक वो वाष्पीकृत नहीं होता। और ऊर्जा लेकर जब वो वाष्पीकृत होता है तो जिससे उसने ऊर्जा ली वह वहां से शीतलता महसूस करता है, वह वहां ठंडक महसूस करता है। तो यही कारण है कि एसीटोन जब हथेली पर गिरता है तो वह हमें ठंडा महसूस करवाता है। तेज धूप में भी गर्मी के दिनों में जब खुला अपन छोड़ देते हैं पानी को, या अपन इस पर मैदान में, खुले मैदान में जब अपन पानी डालते हैं, छिड़कते हैं पानी, तो वो भी उसका भी यही है कि जैसे अपन गर्म सतह पर पानी छिड़कते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं तो वाष्पीकरण होती है, वाष्पीकरण होता है और वो जल की सतह की जो गर्माहट है, जो ऊर्जा है, वो जल प्राप्त करता है जो हमने उसके ऊपर डाला, और वो गर्माहट, वो गर्मी, वो उष्मा वह प्राप्त करके वो तो वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है और वो जमीन ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार से शीतलता हो जाती है। यही है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो वो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीने आते हैं, ठीक है, पसीने आते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर पानी हो जाता है और वो जो जल की मात्रा है वो बाहरी वायु के संपर्क में आकर और वाष्पीकृत होती है। अगर वह जल वाष्पीकृत हो जाता है तब तो वह हमारे शरीर को ठंडा रखेगा। वही बात है, यहाँ बार बार वही बात आ रही है कि अगर वाष्पीकरण होता है तब तो वहां ठंडक महसूस होगी। तो जहां जहां वाष्पीकरण होगा, अर्थात जहां जहां जिस पात्र पर या जिस के संपर्क में अगर हवा है और वह जो कोई भी द्रव या कोई भी सतह, कोई भी पदार्थ के से ऊष्मा लेकर अगर वाष्पीकृत होता है तो वह जगह ठंडी हो जाएगी, ये निश्चित है और यही उसका कारण भी है। तो पसीने जो जल के रूप में हमें पसीने आते हैं, द्रव जो है वो सूती कपड़े क्या होते हैं, जल को सोख लेते हैं, जबकि नायलॉन के कपड़े जल को नहीं सोखते, हमारे पसीने को नहीं सोखते। और सूती कपड़ा जो है जब पसीने को सोख लेता है, और सूती कपड़ा वायु के संपर्क में रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो सूती कपड़े से ढकी हुई रहती है, और वायु के संपर्क में कौन रहता है, कॉटन रहता है, सूती कपड़ा रहता है। तो उसके संपर्क में जब वायु रहती है तो वह वायु सूती कपड़े से ऊर्जा लेकर और वाष्पीकृत हो जाता है। तो वो जल क्या होगा, जो सूती कपड़े ने सोखा, पसीना जो सोखा, वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। ये जो है वो नायलॉन या अदर जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो उनमें ये गुण नहीं होता पसीने सोखने का, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या जो भाषा है वो क्या लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे इसको। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, ये अपन सब जानते हैं, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अब ये ज्यादा पसीने से शीतलता कैसे मिलती है ये अपने देखना है अपने। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जब वाष्पीकरण होता है उस समय द्रव की सतह, द्रव मतलब कौन सा, हमारा जो पसीना है वो, द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदलते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है,
ठीक है। जितनी वाष्पीकरण की आवश्यक ऊष्मा है, जितनी वाष्पीकरण के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित करता है, ठीक है। और हमारे शरीर से जब ऊष्मा अवशोषित करेगा तो शरीर शीतल हो जाएगा। यही बात उस समय आई थी जब अपन ने देखा था कि एसीटोन जब हथेली पर डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। उसका भी कारण यही है, ठीक है ना, कि वो हथेली से ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है और वाष्पीकृत हो जाता है खुद, और वहां की जगह को ठंडा कर देता है। तो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये उसका पूरा रीजन है सूती कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप नींबू पानी बनाते हैं और उसमें बर्फ का टुकड़ा डालते हैं और एकदम ठंडा पानी हो जाता है, तो उसके गिलास के बाहर आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं। तो वो क्या, जल के गिलास में जो हमने पानी भर रखा है वो बूंदें बाहर आती है क्या। या वायुमंडल जो है, देखिए ठंडा जो बर्फ का गिलास है जिसमें बर्फीला जल डाला हुआ है वो वायुमंडल में रखा हुआ है, और उसकी बाहरी सतह एकदम ठंडी है, और उसकी बाहरी सतह पर जब बाहर की वायु संपर्क में आती है तो क्या हो जाएगा, बाहर की जो वायु है इतने ठंड के कारण, और वह वायु से या जल वाष्प से द्रव में बदल जाती है। तो छोटी छोटी बूंदें जो है वो वायुमंडल में उपस्थित जल है जो गिलास के चारों तरफ बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये भी, इसका भी कारण क्या है, वाष्पीकरण ही है। तो देखिए, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, ये सभी बातें ये जनरल दैनिक उदाहरण है जो अपन देखते हैं हमेशा अपने जीवन में, ठीक है। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। और ये आपने देखा भी होगा, गर्मियों के दिनों में अपन नींबू पानी बनाते हैं या ठंडा पानी, एकदम फ्रिज से आप बोतल निकालो और निकाल के थोड़ी देर आप बाहर रखो तो क्या हो जाएगा, बोतल के बाहर छोटे छोटे जल की बूंदें हो जाती है ना। तो उसका कारण यही है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है, ठीक है। अब ये बॉस आइंस्टीन ने जो चौथी कंडीशन है, ठोस द्रव और गैस अपन ने पढ़ा था, चौथी कंडीशन जो थी वो थी प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा जो स्थिति है वो कैसी है, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। पांचवी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। इन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। ये वेबसाइट दे रखी है, करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये इस वेबसाइट पर जाके और आप इसकी और अधिक, लेकिन अभी आपके जो 9th स्टैंडर्ड का है उसमें इतनी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, विशेष रूप से हमें इसको पढ़ना है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अब अपन ने पढ़ा ठोस जिनकी ऊर्जा कम है, द्रव इनमें थोड़ी सी और ज्यादा ऊर्जा है, गैस इसमें और ज्यादा ऊर्जा है। अब और ज्यादा गैस से भी ज्यादा ऊर्जा वाली अवस्था कौन सी होगी, वो होगी प्लाज्मा।
इसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित जो कण है वो रहते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत आयंस बनते हैं, जैसे कोई भी परमाणु है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो वह आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो गैस अगर आयनीकृत अवस्था में होती है, आयंस होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, धनावेश और ऋणावेश, धनायन और ऋणायन, ठीक है, तो उसके रूप में रहता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। अब ये जीके का क्वेश्चन आपका, ये आप याद रखोगे, नियॉन बल्ब है या फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, मैंने बताया जैसे आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो ये इसके लिए अपन जानते हैं कि अत्यधिक ऊर्जा और उत्तेजना होती है। और ये जो प्रश्न यहाँ पर आते हैं ये जीके के प्रश्न हैं, और ये आपके जैसे कोई भी क्विज एग्जाम होता है या इसमें भी मान लो कोई छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप रीडिंग लगाओगे और किस प्रकार से कि कौन से बल्ब और ट्यूब में कौन कौन सी गैसें होती हैं और वो किस प्रकार से कौन सी अवस्था में रहती है, आयनीकृत अवस्था में रहती है, आवेशित रहती हैं, और जिसके कारण आवेशित होने के कारण ही वो चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है, वो चमकते हैं। ठीक है, और सूर्य और तारों में भी चमक किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। तो ये सब आप आंसर दे सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आप इनके आंसर ढूंढोगे। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है? इन सब के आंसर क्या? अभी भी अपन ने पढ़ा था वाष्पीकरण, पढ़ा था ना। तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि कोई भी वायु जब किसी द्रव के संपर्क में आती है तो वहां की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उस जगह को ठंडा कर देती है। तो कूलिंग मतलब शीतलता, ठंडक, तो वो सब किसके कारण होती है? वाष्पीकरण के कारण होती है। अगर वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो वहां उतना ही ज्यादा ठंडा होगा, वह उतना ही ज्यादा शीतलता होती है। ये अपन पढ़ चुके कि वाष्पीकरण शीतलता किस प्रकार से देता है। ठीक है, या वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार से शीतलता होती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपको पता होगा कि घड़े में बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है ना, और गर्मियों के दिनों में घड़े के बाहर की जो वायु है वो गर्म होती है, और गर्म होने के कारण वह जल के बाहरी पृष्ठ से जल को अवशोषित करती है, और जल को अवशोषित करती है और उसकी ऊर्जा को ग्रहण करती है और वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, उसके जो जल है उसका, घड़े के बाहर का जो जल है उसको वाष्पीकृत कर देती है, और वाष्पीकृत कर देगी तो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उनमें घड़े के अंदर से वापस बाहर जो है वो पानी आता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये भी देखा गया है, आपने घरों में ये सुना होगा अपने बड़ों से, अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से, कि जिस घड़े में जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिसको सरंध्र कहते हैं, छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? सरंध्र कहते हैं। ठीक है ना, तो जो घड़ा ज्यादा पानी बाहर निकालेगा, आपने ये भी देखा होगा कि घड़े में से धीरे धीरे पानी टपकता है, बहुत एकदम धीरे धीरे, प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। तो जिस घड़े में से पानी ज्यादा मात्रा में अगर टपकता है तो वह उस घड़े का पानी उतना ही ज्यादा ठंडा होता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब 1 साल हो जाता है घड़े में पानी डाले हुए तो अपने घरों में और घड़े को चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं ना, दूसरा घड़ा, नया घड़ा लाते हैं। वो इसीलिए लाते हैं कि पुराने घड़े में पानी ठंडा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके जो छोटे छोटे छिद्र है, जो सरंध्र हैं, वो
भर जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के कारण उस जल का, उस मटके का जो पानी है वो ठंडा नहीं रहता। एसीटोन, पेट्रोल या ईंट डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका आंसर मैंने भी बता दिया था। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? क्योंकि वो ठंडी जल्दी हो जाती है। ठंडी जल्दी क्यों हो जाएगी? वही वाष्पीकरण होता है। कप का जो एरिया है वो कम होगा, कप का एरिया ऊपर वाला जो भाग है वो कम होगा जो वायु के संपर्क में है। जैसे अपन प्लेट में डालेंगे तो वो एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा, वो चाय फैल जाएगी या वो दूध फैल जाएगा उसका पृष्ठ, तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए उसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया था। उसके बाद आपके प्रश्न आता है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये केल्विन है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को आपको घटाना है। इसमें से भी आप कितना घटाओगे? 273 घटा दोगे। देखो ये 300 माइनस 273 कितना आएगा? 27 डिग्री। 573 माइनस 273 कितना आएगा? 300 डिग्री। ठीक है, तो आप केल्विन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 273 घटाओगे। ये आप पीछे मैं पढ़ा चुकी कि केल्विन को डिग्री में, डिग्री को केल्विन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, क्या करोगे? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ोगे। आपको 273 अब क्या करना है? जोड़ना है। तो इसमें 25 डिग्री में आप 273 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। तो ये कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। ये याद रखना कि अगर आपको केल्विन को डिग्री में लाना है तो घटाना है, और डिग्री को केल्विन में लाना है तो जोड़ना है। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाता है। नेफ्थलीन मतलब जो कपूर की गोलियां नहीं होती क्या? कपूर की गोली होती है, वो कपूर उड़ जाता है। आपको पता है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता, वो एकदम खत्म ही हो जाता है। ऐसे लगता ही नहीं कि वहां पे नेफ्थलीन की गोली थी भी क्या। तो उसका भी कारण क्या है? वाष्पीकरण। तो नेफ्थलीन वाष्पीकरण से गुजरकर हवा में विसरण कर लेती है। हवा में विसरण करने का मतलब क्या? हवा में मिल जाती है, हवा में निकल जाती है। मतलब जो नेफ्थलीन है वो वाष्पीकृत होकर हवा में मिल जाता है, जिस कारण वह कुछ समय बाद में कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठी पहुंच जाती है। आपने महसूस की होगी ना गंध को। तो इत्र का वायु में वाष्पीकरण के कारण विसरण हो जाता है। वही वाष्पीकरण सबका कारण है, जिसके कारण दूर बैठे ही हमें उसकी गंध आ जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण में व्यवस्थित करना है। मतलब किन में आकर्षण बल ज्यादा है और किन में आकर्षण बल कम है। जो गैस अवस्था में है उसमें आकर्षण बल कम है, जो द्रव अवस्था में उसमें आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा है, और जो ठोस अवस्था में उसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें देखो, जल, चीनी और ऑक्सीजन। गैस अवस्था में कौन है? जल है, चीनी है या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है ना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कण दूर दूर इसमें होता है। आकर्षण बल सबसे कम है। अब इससे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? चीनी में होगा या जल में? द्रव में होता है ना। गैस, द्रव और फिर ठोस। तो जल और फिर चीनी। एकदम बच्चों जैसा प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित तापों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी? 25 डिग्री पर द्रव अवस्था, द्रव आएगा यहाँ पे, द्रव्य मत लिखना, द्रव, ये वह पूरा आएगा, इसको टिक कर लेना। 25 डिग्री पर द्रव अवस्था, 0 डिग्री पर ठोस अवस्था, 0 डिग्री पर बर्फ रहता है, और 100 डिग्री पर गैसीय अवस्था, पानी उबलने लग जाता है और वाष्प बन जाती है। पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। कमरे के ताप पर जल जो है वो जमता नहीं है और न वाष्पीकृत होता है। लोहा पिघलता नहीं है कमरे के ताप पर।
तो जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, यहाँ द्रव करोगे, ये प्रिंट मिस्टेक आई है। क्योंकि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत हो जाता है, और कमरे का ताप औसतन 37 है, या मान लो 20 है, या मान लो 50 है, जितना भी है वो डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 और 100 के बीच में रहता है, इसलिए वो द्रव अवस्था में रहेगा। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस इसलिए है क्योंकि लोहे के पिघलने और द्रव बनने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो इसको भी द्रव करोगे, ये प्रिंट मिस्टेक आया है तो इसको ध्यान कर लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब बाकी के आगे वाले क्वेश्चन अपन कल करेंगे, लेकिन पढ़ाने का और यहाँ क्वेश्चन करवाने का तभी अर्थ निकलेगा और वो सही होगा जब आप इन्हें नोटबुक में करोगे और मुझे दिखाओगे, ठीक है। तो आप नोटबुक में करना, फिर फोटो क्लिक करके और फिर मुझे दिखाना यहाँ इस पे असाइनमेंट में। असाइनमेंट आप जमा करवाओ, असाइनमेंट आप फोटो खींचकर मुझे भेजो अपने। और आपको अगर नहीं इसका सिस्टम पता है तो आप अमित जी सर से कांटेक्ट करके और इसको आप सीखें। असाइनमेंट जमा कराना बहुत ज़रूरी है और तभी आपके नंबर आएंगे, तब आप रेगुलर वीडियो देखोगे और रेगुलर अपना काम मुझे दिखाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।